तो देखिए अब हम पढ़ते हैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ द बर्न। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में देखें, जब भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात आती है तो हमने 10 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। सबसे पहला हमने देखना है उसका एयरवे। ठीक है, फिर उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट चेक करनी है, कैसे करनी है ये हमने पहले बताया हुआ है। ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट। फिर उसकी बर्न के वूंड की मैनेजमेंट करनी है। फिर अगर स्कार बना हुआ है तो उसकी स्क्लेरोटमी करनी है। कंट्रक्चर है तो उसकी कंट्रक्चर रिलीज़ करनी है। कंट्रक्चर वैसे लेट सिक्वली में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एनाल्जेसिया, प्रॉपर एनाल्जेसिया देना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एनर्जी बैलेंस देखना है और न्यूट्रिशन स्टेटस देखना है, जैसा कि हम बर्न पेशेंट्स में नहीं करते, हमारा न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होता है और एनर्जी बैलेंस देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस देखना है। ठीक है, इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस देंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेफ्ट्रैक्सोन देते हैं या सी बैक या कोई जो भी चीज़ हम देते हैं। ठीक है, इनिशियली सेफ्ट्रैक्सोन से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में कल्चर कराते हैं। कल्चर में आइसोलेशन ऑफ कोई ग्रोथ आइसोलेटेड हुई तो उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर 9वां क्या है, एडिशनल मेजर्स है। एडिशनल मेजर्स जैसा कि नर्सिंग केयर वगैरह ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और उसके बाद कर्लिंग्स, अल्सर और गैस्ट्रिक इरोजन्स की ट्रीटमेंट हम देते हैं। ठीक है, तो ये 10 चीज़ें आपने जहन में रखनी है किसके लिए, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल जब आता है आपके पास ईआर में तो उसकी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एयरवे। ठीक है, ठीक है ना। तो जो हमने हमने देखना है कि एयरवे पेटेंट है कि नहीं है, ब्रीदिंग कैसी है। ठीक है, हम उसका पल्स ऑक्स चेक करेंगे, हाइपोक्सीमिया तो नहीं हो रहा। इसी तरह या एयरवे देखेंगे कोई कफ वगैरह तो नहीं है। ठीक है ना। वैसे नॉर्मली पता चल जाता है कि एयरवे और ब्रीथिंग कैसी है पेशेंट की, क्योंकि खांस नहीं रहा होता। ठीक है, अनीमिक नहीं होता, हाइपोक्सिक नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया एयरवे। एयरवे हमने पहले भी पढ़ा है तो इसके बारे में डिटेल्ड बातें करना अभी यहाँ पे बेकार है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड रिसस्टेशन। फ्लूइड रिसस्टेशन देखें, हमने यहाँ भी कहा था कि फ्लूइड रिसस्टेशन। ठीक है, 2 नंबर पे। तो अब हम देखते हैं फ्लूइड रिसस्टेशन। फ्लूइड भी हमने पहले पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल से। ठीक है, तो देखें परसेंटेज ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया जो है, ठीक है ना, ये टोटल बर्नड सरफेस एरिया है। इट्स नॉट टोटल बॉडी सरफेस एरिया। याद रखो, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। टोटल बर्न सरफेस एरिया का परसेंटेज है। ठीक है ना, अगर देखें फ्लूइड्स में अगर 15% से ग्रेटर है बर्न, ठीक है, और ये पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, तो आईवी फ्लूइड्स हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि टोटल बॉडी सरफेस है, परसेंटेज ऑफ बर्न अगर 15% हो तो या फिर 15% से ज़्यादा हो। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 15%। ठीक है ना। तो फिर हम आईवी फ्लूइड्स जो है ना वो पेशेंट इस काबिल होता है कि उसको आईवी फ्लूइड दिया जाए। उससे कम हो तो आईवी फ्लूइड्स हम नहीं देते। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल क्लिनिकली पेशेंट साथ में एसोसिएटेड कोई और इंजरी हो जिसकी वजह से उसको चाहिए, तो वो अलग बात है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कल हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसका सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, हाथ में दोनों हाथों में उसने आग का कुछ पकड़ा हुआ था। चाइल्ड था पेशेंट, तो हाथ में जो है वो आपको पता है 1.5 ऑन एक साइड और 1.5 ऑन दूसरी साइड कर लो। इसमें भी 1.5 ऑन एक साइड, 1.5 ऑन दूसरी साइड। तो ये कुल मिला के 1.5 2 और 3 प्लस 3 ये 6 बनते हैं। और हमारे एक एचओ ने इस पेशेंट को फ्लूइड लिखा हुआ था, पीड्स सॉल्यूशन लिखा हुआ था, हालांकि इस पेशेंट को फ्लूइड की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने उसकी करेक्शन करवाई थी। ठीक है, देखें कि 15% से ज़्यादा हो तो हम फ्लूइड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक का ख़तरा होता है उस पेशेंट को उसमें फिर, और इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ हाइपोवोलेमिक शॉक इन बर्न पेशेंट्स। याद रखें, अगर फ्लूइड की कैलकुलेशन ना सही ठीक ना हो तो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि 15% से ऊपर हो तो आप फ्लूइड्स स्टार्ट कर दें उसको। मेजर कॉज ऑफ अर्ली डेथ होती है ये जो है हाइपोवोलेमिक शॉक। याद रखो, मेजर कॉज ऑफ
अर्ली डेथ है, ये अर्ली लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पार्कलेन फार्मूला। पार्कलेन फार्मूला जो है ठीक है ना, पार्कलेन फार्मूला जो है ना, ये हमारा जो है पार्कलेन हॉस्पिटल, ठीक है ना, पार्कलेन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, एमडी हमारा चार्ल्स बैक्स्टर, ठीक है, 1960 की बात है ये। उसने पार्कलेन फार्मूला दिया था। पार्कलेन फार्मूला क्या करता है? ये पार्कलेन फार्मूला ये कैलकुलेट करता है फ्लूइड नीडेड इन फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, फ्लूइड नीडेड इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द इंजरी आफ्टर बर्न इंजरी, ठीक है, जैसे ही पेशेंट जला, बर्न हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमने कौन सा फ्लूइड देना है, ये फ्लूइड कैलकुलेट करता है कौन? पार्कलेन फार्मूला, ठीक है। ठीक है, तो जो पार्कलेन फार्मूला की अभी तक बहुत सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो आई हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन ये है कि ये जो फार्मूला है, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट फार्मूला, ठीक है, फार्मूला टुडे टू कैलकुलेट फ्लूइड फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। अब ये फार्मूला है क्या? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन फर्स्ट 24 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे में, ये फर्स्ट डे में है पार्कलेन का, ठीक है ना। फर्स्ट 24 आवर्स कैसे है? 4 इंटू वेट ऑफ द पेशेंट इंटू परसेंटेज। इसको याद रखने के लिए क्या लिखोगे? 4 इंटू वेट इंटू परसेंटेज, बस ये टोटल बर्न सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये निमोनिक, इसको आप ऐसे याद रखें, 4 इंटू वेट इंटू परसेंटेज, ठीक है। इसमें इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फ्लूइड आएगा ना, टोटल फ्लूइड, उस फ्लूइड का 50% फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे हम, और उस फ्लूइड का नेक्स्ट 50% नेक्स्ट 16 आवर्स में हम देंगे। इसको पार्कलेन फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना। पार्कलेन जो है, पार्कलेन फार्मूला, ठीक है ना, ये एक एस्टिमेशन है फ्लूइड की, ठीक है। अब क्लिनिकली जो है हम पेशेंट को, फॉर एग्जांपल क्लिनिकली पेशेंट को हम कैसे असेस करेंगे कि किन फैक्टर्स से हम क्लिनिकली असेस करेंगे पेशेंट को, ठीक है, ठीक है। पेशेंट की क्या, पेशेंट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, किन फैक्टर्स के ज़रिए हम असेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं फैक्टर्स को ऐसे लिखता हूँ, फैक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, फीचर्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो जो मल्टीपल फैक्टर्स, उनमें यूरिन आउटपुट, हम देखते हैं पेशेंट का यूरिन आउटपुट बिल्कुल डार्क कलर्ड यूरिन है, कंसनट्रेटेड यूरिन है, तो हम सोचते हैं कि हाँ, इसको फ्लूइड की ज़रूरत है। इसी तरह बीपी इसको लो हो, ठीक है, हम फ्लूइड देते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह, आपको पता है ना। इसी तरह सेंट्रल वेनस प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें याद रखें। क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ द फ्लूइड, क्लिनिकल एस्टिमेशन ऑफ द फ्लूइड रिक्वायरमेंट हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे जो प्रोफेसर साहब नहीं आते, राउंड पे आके देखते हैं, ओहो इसका फ्लूइड यूरिन आउटपुट तो काफ़ी कंसनट्रेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को फ्लूइड की ज़रूरत है, पेशेंट का बीपी लो है, पेशेंट को फ्लूइड की ज़रूरत है, पेशेंट का सीपी लो है, पेशेंट को फ्लूइड की ज़रूरत है। तो ये क्लिनिकल फैक्टर्स आप क्लिनिकल जो फैक्टर्स आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जो गोल क्या होता है हमारा यूरिनरी फ्लूइड रिसस्टेशन का, फ्लूइड रिसस्टेशन का गोल ये होता है कि हम ठीक है, गोल ये है कि हम 0.5 ml पर kg पर आर का 0.5 ml पर kg, अगर तो वो एडल्ट है तो 0.5 kg पर 0.5 ml पर kg पर आर का एक यूरिन आउटपुट मेंटेन रखें। अगर तो वो कोई किड है, ठीक है ना, तो 0.5 to 1 ml पर kg पर आर का एक फ्लूइड की रफ्तार मेंटेन रखें, ठीक है। तो ये देखें, छोटू में ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना 0.5 से, बड़ों में ये 0.5 है, छोटू में 0.5 to 1 है, ठीक है ना। और स्पेशली 30 kg से कम है, कम वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए 0.5 to 1 ml पर kg पर आर जो है वो यूरिन की रफ़्तार हम मेंटेन कर सकें, कि ये जो फ्लूइड रिसस्टेशन का गोल ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसने वो 30 kg से कम है, ठीक है, उसने 30 kg से कम है, उसका यूरिन आउटपुट है 0.4 पर kg, 0.4 ml है ये पर आर, तो इसका मतलब है ही नीड्स फर्दर फ्लूइड, ठीक है,
क्योंकि कम है ना, 0.4 से कम है, हमने इसके बीच में मेंटेन करना है और वो वज़न भी 30 kg से कम वाला है, ठीक है। इसी तरह एक एडल्ट है 0.4 उसका है, उसको भी हम डेफिनेटली फ्लूइड देंगे, ठीक है। 0.5 है तो इतना मसला नहीं है एडल्ट्स में, ठीक है। 0.5 इज़ ओके इन एडल्ट्स बट 0.5 इज़ लोअर लिमिट इन किड्स, ये आपने याद रखना है। तो अगर ऐसे में फेलियर होता है इस रेंज को मेंटेन करने में तो हम फर्दर फ्लूइड देंगे पेशेंट्स को, सही है। ठीक है ना। आप देखिए जो पार्कलैंड फार्मूला हमने क्या कहा, पार्कलैंड फार्मूला तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए है ना, उसके बाद जो फ्लूइड कैलकुलेट होगा उसको हम मेंटेनेंस फ्लूइड कहेंगे, ठीक है ना। याद रखें मेंटेनेंस डोज इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स में देंगे हम, ठीक है ना। हाउ, तो 2 मेथड से, वही वाली बात हमने पहले डिटेल से पढ़ा है। ml पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और ml पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बीच में हम वेट रखेंगे। So for first 10 kgs हम 100 ml पर kg, फॉर सेकेंड नेक्स्ट 10 kgs हम 50 ml पर kg के हिसाब से, और रिमेनिंग को हम 20 ml पर kg के हिसाब से पर डे देंगे उसको। फिर हम अगर पर डे का मतलब ये है कि डिवाइड करेंगे उसको 3 से, ठीक है ना। TDS में अगर देना चाहें तो, अगर BD में देना चाहें तो फिर BD में दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह जो ml पर आर के हिसाब से 4 to 1 है, 4 ml पर kg पर आर, 2 ml पर kg पर आर और 1 ml पर kg पर आर। कैसे, फॉर फर्स्ट 10 kgs 4 ml लगा लो, फॉर सेकंड 10 kgs 2 ml लगा लो और फॉर रिमेनिंग 1 ml लगा लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 किलो का बच्चा है तो फॉर फर्स्ट 10 kgs 4, नेक्स्ट 10 kgs 2 और नेक्स्ट कितने रहते हैं 1 तो 4 और 5 6 7 7 ml पर आर के हिसाब से देंगे, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी 70 ml पर, वो ऐसे ना 4 पर kg है ना, पर kg, तो 4 इंटू ये 10 है, 10 कर लो, 2 इंटू 10 कर लो, 2 10 है 20, 4 10 है 40, 40 और 20 क्या 60 और 1 10 है 10, तो ये 70 हो गया। तो 70 ml पर kg के हिसाब से हम उस पेशेंट को फ्लूइड पर आर के 70 ml पर आर के हिसाब से फ्लूइड देंगे, पर kg नहीं। तो ठीक है ना, यानी देखें कि एक पेशेंट है, वो आपके पास ER में आता है, उसको आपने फ्लूइड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे टाइम को, फर्स्ट 24 आवर्स, उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स आप वेट के हिसाब से करेंगे जैसा मैंने ये किया है, और फर्स्ट 24 आवर्स में आप पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपने यूज़ करने हैं हर हाल में। पेशेंट आया, दोनों तरीके आपने यूज़ करके करने हैं। पहले 24 घंटे में के बाद पार्कलैंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने मेंटेनेंस फ्लूइड उसको दे देना है वेट के हिसाब से। वेट बीच में रखे हैं, पर डे के हिसाब से चलाना है तो इस तरह कैलकुलेट करें, पर आर के हिसाब से चलाना है तो इस तरह कैलकुलेट करें, ठीक है ना। ठीक है, अब स्पेशल केसेस आर चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या करना है, आपने मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करना है बच्चों के लिए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स में आपने मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करना है। वो कैसा है, 24 आवर्स में 4 ml इंटू वही वाली बात वेट इंटू परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, प्लस क्या, मेंटेनेंस फ्लूइड भी साथ साथ आप देंगे उस पेशेंट को, ठीक है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप एक IV लाइन से दे रहे हैं तो मेंटेनेंस फ्लूइड भी चलाएंगे। आप मेंटेनेंस फ्लूइड को कैलकुलेट कैसे करना है, मेंटेनेंस फ्लूइड को ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो ये है, ठीक है, याद रखें यहाँ पे ज़रब देने से तो ये लाखों में बन जाएगा। तो ये है पार्कलैंड फार्मूला प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ तक पार्कलैंड फार्मूला हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड, ये स्पेशल केसेस है चिल्ड्रन में, ठीक है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि द टाइप ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, हमने कितना फ्लूइड अमाउंट जानी चाहिए। अब देखते हैं टाइप, यानी वॉल्यूम पहले देखा हमने, टाइप ऑफ फ्लूइड देखेंगे। फ्लूइड टाइप देखने से पहले देखें कि कोगा फ्लूइड जो है ना, कोगा फ्लूइड वो अगर बॉडी को तो नहीं या आउटपुट कम हो तो ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर इनटेक मानो रही 2200 आउटपुट यूरिन आउटपुट 1300 भला एक पेशेंट एक 25, तो ऐसे अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम हो तो आउटपुट कम है कि खातून, यानी कि 2200 बेच दिए न और आउटपुट 1300, तो ऐसे पेशेंट में फ्लूइड और डिमर हन नहीं रहे सही, वो फ्लूइड इखर रोक कर
बेसिक थॉन्स लेसिक्स इंजेक्शन लेसिक्स 20 mg IV स्टेट डोज एक दोनों, ठीक है ना। अब देखें कि टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है। टाइप ऑफ फ्लूइड देखें ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पर एक बड़ी डिबेट्स चली हैं कि टाइप ऑफ फ्लूइड कौन सा देना चाहिए। ठीक है, रिंगर लैक्टेट जो है वो पहले कॉमनली यूज़ भी हुआ है, आज भी अप टू डेटेड भी ये यूज़ होता है रिंगर लैक्टेट, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन कुछ सेंटर्स में रिंगर एसीटेट भी यूज़ होता है। देखें रिंगर एसीटेट एक फ्लूइड है, ठीक है ना, रिंगर एसीटेट एक फ्लूइड है। रिंगर लैक्टेट का तो आपको पता है, रिंगर एसीटेट का शायद आपको नहीं पता होगा। तो कुछ सेंटर्स में बर्न में रिंगर एसीटेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये रिंगर एसीटेट भी बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ठीक है, रिंगर एसीटेट देने का क्या फ़ायदा है हमें। रिंगर लैक्टेट की जगह में कुछ सेंटर्स में इस तरह रिंगर एसीटेट यूज़ करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम रिंगर एसीटेट देंगे तो ये लैक्टेट की जो क्वांटिटी जिस्म में जा रही होती है हाई डोज लैक्टेट, ठीक है ना, जो हाई डोज एसीटेट नहीं, हाई डोज लैक्टेट है, उससे हम बच सकेंगे, वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनके जहन में है, इसलिए वो बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रिंगर एसीटेट यूज़ करते हैं बजाय कि वो रिंगर लैक्टेट यूज़ करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट 24 आवर्स देखें, इसमें जो फर्स्ट 24 आवर्स में आप यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी कोलॉइड यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी ब्लड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिलरी इंटेग्रिटी जो होती है ना वो लॉस होती है पेशेंट की। ये देखिए कैपिलरी उसकी बेचारी एंडोथेलियम इतने सिकुड़ के ऐसी हुई पड़ी होती है, ये देखें। तो यहाँ से फ्लूइड लीक हो सकता है, लीक हो सकता है, सीवियर एडिमा करा सकता है कैपिलरी लीक होने के बाद, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर ये जो कोलॉइड्स या ब्लड प्रोडक्ट्स आप फर्स्ट 12 आवर्स में देंगे तो प्रोलॉन्ग्ड एडिमा होगा पेशेंट को, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो सकती हैं, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, याद रखें लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रोलॉन्ग्ड एडिमा हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है ना। इसीलिए फर्स्ट 24 आवर्स में आप कोलॉइड भी नहीं देंगे और ब्लड प्रोडक्ट्स भी नहीं देंगे, ठीक है। कोलॉइड्स देखें, वैसे भी कोलॉइड्स जो हैं सर्वाइवल की खास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती कोलॉइड्स देने से, और वैसे भी ये होते हैं एक्सपेंसिव और फ्यू आर इवन नॉट अवेलेबल एट द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड एक कोलॉइड है, ठीक है, ब्लड को आप पकड़ के पेशेंट को भेजेंगे, वो पता नहीं कब आएगा ब्लड का डोनर्स अवेलेबल कराने के लिए, फिर ब्लीड कराने के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें भी हैं। इससे अच्छा नहीं आप रिंगर लैक्टेट दे दें, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट हम पढ़ रहे हैं। हमने एयरवे देख लिया, हमने फ्लूइड्स देख लिए, अब हम पढ़ते हैं कि बर्न का जो वूंड इटसेल्फ है इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। उसके बाद हम स्क्लेरोटमी और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बर्न वूंड की मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बर्न्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सुपरफिशियल बर्न होता है और जो दूसरा फुल थिकनेस बर्न होता है, ठीक है ना। जो पार्शियल थिकनेस बर्न होता है और एक फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। पार्शियल फिर सुपरफिशियल और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। डीप पार्शियल थिकनेस को क्या कहते हैं, डीप डर्मल बर्न भी कहते हैं, इसको याद रखें। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न को डीप डर्मल बर्न, तो ये टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब इसी की बात कर रहे हैं कि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है ये हील करता है विदाउट एनी लॉन्ग टर्म सीक्वेली, ठीक है। लॉन्ग टर्म सीक्वेली सिर्फ एंटीबैक्टीरियल ड्रेसिंग्स आप करते हैं इसमें, ठीक है। याद रखें एग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट इज़ अवॉइडेड एट फर्स्ट इंस्टांस सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप करोगे तो पार्शियल थिकनेस बर्न जो है वो उसको आप जो है डीप बर्न में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न को डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लिम्ब में, ठीक है ना, लिम्ब में अगर हो गई है फटकी, जिसको मैं फटकी कहता हूँ, फुल थिकनेस सर्कमफेरेंशियल इंजरी है, तो स्कार बन सकता है, और स्कार फिर क्या कर सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बना सकता है। तो उसके लिए हम फिर स्क्लेरोटमी भी करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है, ठीक है ना। और ये स्क्लेरोटमी जो है इमरजेंसी स्क्लेरोटमी करते हैं हम, इसका ऐसा नहीं ये वार्ड भेज दो, इसको ये कर दो वो कर दो। हम अगर पेशेंट आएगा, ठीक है, लिम्ब में हम देखेंगे फटकी पड़ी हुई है, ठीक है, फटकी है, उसको हम इमरजेंसी लेके जाएंगे अंदर ओटी में और स्क्लेरोटमी कर देंगे उसकी।
हाँ ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप डर्मल बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न। ठीक है ना, देखें कि डीप डर्मल बर्न एंड डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, ये दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का सेम एक ही चीज़ के दो नाम है। डीप डर्मल बर्न को हम डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, याद रखें कि जो फुल थिकनेस बर्न है और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है, इसकी जो है ना ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, मतलब कहने का ये है मेरा कि ऐसा फुल थिकनेस बर्न और ऐसा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, अगर ये आप देख रहे हैं पेशेंट के हैं और आप सोच रहे हैं कि इनकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होनी है, रिक्वायर हो, अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर हो तो हम क्या करते हैं, वूंड को हम क्लीन करते हैं, हम वूंड को कवर करते हैं विथ एंटीबायोटिक ड्रेसिंग, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वूंड की कोलोनाइजेशन जो होती है ना बाय जर्म्स नहीं होता, जर्म्स की कोलोनाइजेशन नहीं होती वूंड में, ठीक है। ठीक है, अब एंटीबैक्टीरियल्स में बार बार बात कर रहा हूँ एंटीबैक्टीरियल्स की, तो ये क्या क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो एंटीबैक्टीरियल देखें, सिल्वर सल्फर डायजीन है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, मेफिनाइट एसीटेट है, मेफिनाइट MAFENIDE मेफिनाइट एसीटेट है, और सिल्वर सल्फर डायजीन प्लस सीरियम नाइट्रेट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 किस्म की एंटीबैक्टीरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह पैराट्यूल भी यूज़ करते हैं हम, स्टेराइल गॉज है, इसके अंदर क्या होता है करीब से देखें तो क्लोरहेक्सिडीन गॉज ड्रेसिंग कहते हैं इसको। इट कंटेन्स क्लोरहेक्सिडीन एसीटेट 0.4% क्लोरहेक्सिडीन होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी स्टेराइल ड्रेसिंग हम ड्रेसिंग करते हैं बर्न यूनिट्स वगैरह में, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिल्वर सल्फर डायजीन पढ़ेंगे। सिल्वर सल्फर डायजीन जो है ये क्या है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल है, ठीक है। ठीक है, सिल्वर सल्फर डायजीन ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट देता है और स्पेशली एक्ट करता है सुडोमोनास एरिगोनेज़ा और MR में मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट, ठीक है। इसके एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इट कॉजेज़ ल्यूकोपीनिया, ठीक है ना, WBC काउंट कम कर देता है सिल्वर सल्फर डायजीन, ठीक है। फिर हमारे पास है सिल्वर सल्फर डायजीन प्लस सीरियम एसिटेट, एक ही जगह में ये दोनों मिक्स करके, ठीक है ना, हम लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम मिक्स नहीं करते, यानी कि ये मिक्स में ही आता है, प्लस ये है ना सिल्वर सल्फर डायजीन प्लस सीरियम नाइट्रेट, दोनों का सॉल्यूशन आता है महलूल, ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये फुल थिकनेस बर्न्स के लिए ख़ास है, ठीक है। इट फॉर्म्स, ये जो इसके अंदर जो सीरियम होता है ना, सीरियम ये एक स्टेराइल स्कार सा बना देता है अराउंड द बर्न, जिसकी वजह से क्या होती है, सेफ्टी रहती है बर्न के वुंड की, और ये फिर इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। स्किन की जगह लेता है जैसे स्कार, इस तरह लेके अंदर जरासीम को दाखिल होने से रोकता है, ठीक है। तो ये सिल्वर सल्फर डायजीन प्लस सीरियम नाइट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह तीसरा है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, 0.5% का इसका सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है दैट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास कोलोनाइजेशन, याद रखें। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, कि ये 2 to 4 आवर्ली हमने इसकी ड्रेसिंग चेंज करनी होती है, ठीक है ना। इसकी ड्रेसिंग हमने 2 to 4 आवर्ली चेंज करनी होती है, और ये क्या करता है, हाइपोनेट्रीमिया करा सकता है, और मेथीमोग्लोबिनीमिया करा सकता है, मेथीमोग्लोबिनीमिया करा सकता है, कौन, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। इसी तरह फिर हमारे पास है मेफिनाइड एसीटेट, ठीक है ना। मेफिनाइड एसीटेट की 5% क्रीम मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, जो पॉपुलर है ये USA में, ठीक है ना। लेकिन इसका ये है कि बहुत पेनफुल होती है एप्लीकेशन, अप्लाई जब करते हैं पेशेंट में तो पेशेंट की चीखें निकलवा देती है ये मेफिनाइट, वो फिर माफ़ करो कहता है, माफ़ निमोनिक, ये देखो माफ़ी कहता है, इतना पेनफुल होता है ये मेफिनाइट एसीटेट, ठीक है। इसी तरह इट इज़ ऑल्सो क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देता है, ये मेफिनाइट एसीटेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है,
ठीक है। फिर देखें कि रेस्टोरेशन ऑफ एपिडर्मल कवर, कोई भी जो डीप बर्न है दैट इज़ इफ़ इट इज़ लेस देन 10%, तो ये जो है सूटेबल है प्राइमरी एक्सीजन ऑफ द स्कार करने के लिए, ठीक है ना। लेस देन 10% याद रखें। एंड स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाने के लिए, इसको क्या कहते हैं, STSG, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि ये आप एक बार देख लें कि डीप बर्न लेस देन 10% इज सूटेबल फॉर प्राइमरी एक्सीजन ऑफ द स्कार एंड STSG अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जो एक्सटेंसिव जो बर्न्स है ना, वो जो है उनको ट्रीट हम कैसे करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं डिलेड ग्राफ्टिंग के साथ, ठीक है ना। जो एक्सटेंसिव बर्न्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। होता क्या है, आफ्टर 2 वीक्स स्कार जो है वो स्टार्ट करता है से सेपरेट होना, स्कार सेपरेट होना स्टार्ट, क्योंकि नीचे ग्रेनुलेशन टिश्यू, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा होता है ना, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा होता है तो वो फिर स्कार सेपरेट होना शुरू हो जाता है। व्हेन द एंटायर स्लफ इज़ गॉन, स्कार का तो हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू जब आता है तो उस वक्त हम ग्राफ्टिंग के लिए पेशेंट को तैयार करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फिर सबसे पहले चौथे नंबर पे हमारे पास है स्क्लेरोटमी। स्क्लेरोटमी देखें, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें 10 चीज़ें देखते हैं। एयरवे हमने देखा, फ्लूइड देखा, बर्न मैनेजमेंट, अब हम देखेंगे कि स्क्लेरोटमी क्या है, ठीक है। स्क्लेरोटमी जो है स्कार होता क्या है बेसिकली देखें, ठीक है। जो स्कार है वो असल में कोआगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन होता है, ठीक है ना। कोआगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन है। कैसे होता है, जब डीप बर्न हो तो ये स्कार बन जाता है, स्कार बोलते हैं इसको, स्कार, इट्स नॉट स्कार, ठीक है, इट्स स्कार, ठीक है। अब ये स्कार जो होता है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, बहुत टफ होता है, ये खींचता नहीं है, ठीक है। जब देखें डीप बर्न होता है स्किन में फिर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो गई, स्कार बन गया। ये स्कार देखें, अब फॉर एग्जांपल ये अंदर टिश्यू है, ठीक है, ये नीचे बना हुआ है स्कार टफ वाला, ठीक है, ये नीचे टफ वाला स्कार बना हुआ है, यहाँ से अगर प्रेशर लगे तो ये खींचता नहीं है, ये इलास्टिक नहीं होता, इसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। तो प्रोटीन्स और फ्लूइड जो अंदर से लीक होते हैं ना, वो इधर एक्यूमुलेट जब होते हैं तो यहाँ का प्रेशर, ये तो फूलेगा नहीं, ये उधर ही रहेगा। जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा बाहर का, और अंदर जो वेसल्स है वो कंप्रोमाइज़ होंगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब किसी भी लिम्ब में या चेस्ट में फुल थिकनेस सर्कमफेरेंशियल इंजरी होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन लीक, और इस प्रेशर जब बढ़ता है तो जो स्कार होता है वो फिर एज अ टोर्निक्वेट एक्ट करता है, टोर्निक्वेट एक्ट करता है, वेस्कुलर सप्लाई जो होती है हैम्पर होती है, और फिर क्या होता है इस्कीमिया, और इस्कीमिया फिर मसल नेक्रोसिस कराता है, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको मिलेगा पेशेंट्स में, ठीक है ना। इसी कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बचने के लिए हम स्क्लेरोटमी बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्लेरोटमी बोलते हैं, सही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इमरजेंसी स्क्लेरोटमी करेंगे ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। याद रखें जो इंसिजन होते हैं, ठीक है ना, जब आप इंसिजन देंगे ना स्क्लेरोटमी में, सिर्फ आपने स्कार नहीं काटना, स्कार प्लस सुपरफिशियल फेशिया काटना है, ठीक है ना। स्कार प्लस सुपरफिशियल फेशिया में इंसिजन देना है, ठीक है ना। सिर्फ स्कार आपने काट के ना बैठ जाना, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, स्कार प्लस सुपरफिशियल फेशिया आप काटेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर सर्जिकल इंसिजन आप देंगे, कहाँ देंगे, स्कार प्लस सुपरफिशियल फेशिया में, तो जो प्रेशर होता है वो रिलीज़ होता है ओवर द अंडरलाइंग मसल, ठीक है। ठीक है। अब जो स्क्लेरोटमी है, स्क्लेरोटमी के जो की फ़ीचर्स क्या क्या हैं स्क्लेरोटमी के, देखें की फ़ीचर्स डिफरेंट जगहों पे पढ़ेंगे हम। अपर लिम्ब में स्क्लेरोटमी कैसे देंगे, इसी तरह हैंड में स्क्लेरोटमी कैसे करेंगे, इसी तरह लोअर लिम्ब में स्क्लेरोटमी कैसे करेंगे, इसी तरह चेस्ट में स्क्लेरोटमी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमने देखनी है, ठीक है ना। अपर लिम्ब में देखें हम मिड एक्सियल देंगे, ठीक है, और एंटीरियर टू द एल्बो देंगे, मिड एक्सियल देंगे और एंटीरियर टू द एल्बो देंगे। इससे क्या होगा, हमारी अल्नर नर्व बच जाएगी अपर लिम्ब में, ठीक है। इसी तरह हैंड में मिड लाइन इन द डिजिट्स देंगे, ठीक है, ठीक है ना। स्क्लेरोटमी प्लेसमेंट के ऊपर पूरी की पूरी मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लोअर लिम्ब में फिर मिड एक्सियल पोस्टीरियर टू द एंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर एमसीक्यूज में आपको पूछते हैं। मिड एक्सियल इधर भी देखें, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में दोनों में मिड एक्सियल ही है, तो आप आंखें बंद करके मिड एक्सियल कह सकते हो, लेकिन अपर लिम्ब में एंटीरियर टू एल्बो,
लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर टू एंकल, बोथ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फिर एंटीरियर टू एल्बो, पोस्टीरियर टू एंकल, ठीक है। इसी तरह फिर चेस्ट में देखिए, अगर एक पेशेंट ऐसे है, इसकी चेस्ट है, ठीक है, हाथ नहीं बनाए मैंने, चेस्ट बनाई। डाउन द चेस्ट आप कैसे आएंगे, एक आप डाउन द चेस्ट आएंगे, एक आप अक्रॉस द चेस्ट जाएंगे ना। डाउन द चेस्ट आएंगे लेटरल टू द निपल एंटीरियर एक्सियल लाइन के थ्रू, अब ये निपल है तो लेटरल टू द निपल ऐसे आएंगे। अक्रॉस द चेस्ट कैसे जाएंगे, बिलो क्लेविकल जाएंगे, और एक इधर से बिलो क्लेविकल और एट द पॉइंट ऑफ जिफिस्टर्नम आप ऐसे अक्रॉस द चेस्ट जाएंगे, ठीक है ना। याद रखें, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग कैन अकर ड्यूरिंग एस्केरोटमी, इसलिए ब्लड अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। आई रिपीट, ब्लड अवेलेबल रहना चाहिए, बाद में उसको आप दें या ना दें, लेकिन इन हैंड ब्लड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है फिर हमारे पास जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा रिलीज ऑफ कंट्रैक्चर्स, हमने क्या कहा, हमने जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने स्क्लेरोटमी पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास पांचवा है रिलीज ऑफ कंट्रैक्चर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बर्न पेशेंट की। तो कंट्रैक्चर रिलीज़ के बारे में थोड़ी सी लाइट हम डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कंट्रैक्चर रिलीज़ देखिए जो है लेट सिक्वेली ऑफ बर्न है, इट इज़ नॉट अब पेशेंट बर्न होके आया है तो आपके पास कंट्रैक्चर लेके नहीं आएगा, ये महीनों 2 महीने 3 महीने बाद आपको ऐसे कंट्रैक्चर नज़र आएगा उसका। फॉर एग्जांपल अगर इधर बर्न है तो ऐसे ऐसे हो सकता है उसका स्कार बन के, ठीक है ना। इट इज़ रिलीज्ड बाय, इसकी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं हम, सर्जिकल रिलीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सर्जिकल रिलीज़ के साथ साथ स्किन ग्राफ्टिंग करके हम उसकी कंट्रैक्चर रिलीज़ करते हैं। तो कंट्रैक्चर रिलीज़ के बारे में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिया के बारे में, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह एनाल्जेसिया देखें, एनाल्जेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को रिड्यूस पेन के साथ रखें, ठीक है ना। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं, स्मॉल एंड सुपरफिशियल बर्न्स और लार्ज एंड डीप बर्न्स, ठीक है। स्मॉल एंड सुपरफिशियल बर्न्स हैं फॉर एग्जांपल हल्के फुल्के, तो ओरल एनाल्जेसिक्स एंड सेड्स आप दे सकते हैं, टैबलेट पेनाडोल या सिरप पेनाडोल, अच्छा टैबलेट पैरास्टामोल, पीसी पैरास्टामोल, ठीक है। इसी तरह टॉपिकल कूलिंग भी कर सकते हैं स्मॉल बर्न्स में। याद रखें, लार्ज बर्न्स में आप टॉपिकल कूलिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिर हाइपोथर्मिया हो सकता है पेशेंट को। ओनली इन स्मॉल बर्न्स में हम टॉपिकल कूलिंग करेंगे। अवॉइड टॉपिकल कूलिंग इन लार्ज बर्न्स, क्या अवॉइड टॉपिकल कूलिंग इन लार्ज बर्न्स, क्यों, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो जाएगा पेशेंट को। फिर लार्ज बर्न्स में हम स्मॉल आईवी डोजेज ऑफ मॉर्फिन दे सकते हैं, 2 to 5 mg ऑफ मॉर्फिन फिट रहती है, ताकि और ये ठीक है ना, यानी कि 2 से 5 mg ऑफ मॉर्फिन आप देंगे तो डजेंट अफेक्ट ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अच्छा चलो, हमने एनाल्जेसिया भी पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल के लिए अलग, लार्ज के लिए अलग। हम देखते हैं एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन। पेशेंट आया आपके पास, ये देखें 7वें नंबर पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 6ठा एनाल्जेसिया, 7वां एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन था ना। इस पेज को आप रोक के देख सकते हैं, बार बार देख लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट का चार्ट है ये, ठीक है। पेशेंट आया बर्न के साथ, उसकी जो है ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बर्न पेशेंट की। याद रखें, बर्न पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ जाती है। हाउ, कैसे, कस देयर बॉडी गोज़ इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट, बॉडी जो होती है ना उनकी बर्न पेशेंट की कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, जिसकी वजह से इनकी ना न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। स्पेशली एडल्ट्स जो ग्रेटर देन 15% ऑफ बर्न और चिल्ड्रन ग्रेटर देन 10% ऑफ बर्न हो तो दे गो इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट, ठीक है ना। इनकी आपने एनर्जी बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस लाजमी करनी है। हम बर्न पेशेंट में हमारा अलग न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशनिस्ट बाकायदा आता होता है, ठीक है हमारे पास, ठीक है ना। जो ऐसा पेशेंट देखें कि ग्रेटर देन 20% ऑफ द बर्न हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब हम एडवाइस कर सकते हैं, फीडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं विदिन 6 आवर्स ऑफ द इंजरी, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो म्यूकोजल डैमेज ऑफ द GIT है, गट है, वो कम हो जाती है, ठीक है, एनजी ट्यूब लगाने से, ठीक है। तो कैटाबॉलिक ड्राइव जो होती है ना वो उस वक्त तक रहेगी जब तक बर्न का वूंड अनहील्ड रहेगा, ठीक है। इसीलिए वूंड को हम एक्सरसाइज करने के बाद वूंड को कवर करते हैं और वूंड का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। सही है। इसके अलावा देखें कि पेशेंट जो है अगर पेशेंट को हम वार्म रखें,
ठीक है। फॉर एग्जांपल कल ही एक हमारी बर्न की पेशेंट थी, वो हमारी ड्रेसिंग रूम से वॉश एरिया से वॉश होके आई, तो वो बिल्कुल शिवर कर रही थी। मैंने उसको ब्लैंकेट वगैरह उसको चादर वगैरह उसको प्रोवाइड किया। तो अगर पेशेंट को वार्म रखें तो इट डिक्रीजेज़ द एनर्जी नीड्स। याद रखें, पेशेंट को वार्म रखें तो इट डिक्रीजेज़ द एनर्जी नीड्स। ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, एनजी वाला। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रिशनल बैलेंस जो है इसको हम चेक कर सकते हैं वेट करके पेशेंट का, और न्यूट्रिशनल बैलेंस हम नाइट्रोजन बैलेंस के से करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस मेजर करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट का न्यूट्रिशनल बैलेंस कितना है। ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जो है ना वीडियो बनाऊँगा, लेक्चर। ठीक है, इसी तरह फिर नंबर 8 पे हमारे पास कौन है, इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस। हमने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे देखें 7 पे एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस। इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस वही है कि आपने एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी। ठीक है, इन्फेक्शन प्रोफाइलेक्सिस देखें, कोई भी पेशेंट जो बर्न के साथ आता है, तो बर्न जो पेशेंट होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। याद रखें, बर्न पेशेंट इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, बर्न पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। और क्यों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, क्योंकि दो वजूहात देखें, एक तो उसके इम्पेयर्ड जो लोकल डिफेंसेस ऑफ द लंग्स, इम्पेयर्ड लोकल डिफेंसेस ऑफ द जीआईटी, इनकी वजह से, और दूसरा इंडवेलिंग कैथेटर्स हैं। हम देखो ना सीवीपी लाइन, सीवी लाइन डालते हैं, आईवी लाइंस वगैरह डालते हैं, इनकी वजह से फिर वो रिस्क में आता है कि इन्फेक्शन उसको स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, इम्पेयर्ड लोकल डिफेंस सिस्टम ऑफ द लंग्स, इम्पेयर्ड लोकल डिफेंस सिस्टम ऑफ द जीआईटी, इंडवेलिंग कैथेटर्स, ये जो हैं ये एक गुड पोर्टल्स हो सकते हैं फॉर द जो है एंट्री ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया या फिर वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। ठीक है ना, याद रखें, एनी राइज इन टेम्परेचर मोर देन 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 101 फ़ारेनहाइट, 101 से ऊपर और 38.5 से ऊपर अगर आपका पेशेंट का टेम्परेचर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन मौजूद है। ठीक है ना, टेम्परेचर्स अगर इससे कम हो तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, एज हाइपोथैलेमस इज रीसेट टू ए हायर टेम्परेचर। याद रखें, टेम्परेचर बिलो दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट, एज वाई, एज हाइपोथैलेमस इज रीसेट टू ए हायर टेम्परेचर आफ्टर बर्न इंजरी। ठीक है ना, याद रखें, आप हायर टेम्परेचर आफ्टर इंजरी लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ठीक है ना, तो न सिर्फ बर्न इंजरी, ठीक है ना, स्पेसिफिकली, बल्कि कोई भी इंजरी हो तो वहाँ पे उसमें इंटरल्यूकिन्स, TNF अल्फ़ा, दिस एंड दैट, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये सारी चीज़ें निकलते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो दैट इज़ रीसेट टू अ हायर टेम्परेचर आफ्टर दिस सच टाइप ऑफ इंजरीज। ठीक है, अच्छा, अब देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस साइन ऑफ इन्फेक्शन है, तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी ईट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है ना, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है ना, साथ साथ आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट तो करेंगे, साथ में ब्लड कल्चर करेंगे, कल्चर ऑफ स्वैब करेंगे, कल्चर ऑफ एनी इन्फेक्टेड मटीरियल। फॉर एग्जांपल कैथेटर से, इनवेलिंग कैथेटर है तो उसको उठा के आप कल्चर करा सकते हैं। ठीक है ना, ताकि क्या होगा, उसका फ़ायदा आइसोलेट होगा बैक्टीरिया। कभी कभी स्यूडोमोनास एरिगुनोजा आता है बर्न पेशेंट्स में। ठीक है, फिर साथ साथ में आपको सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग्स भी पता चलेगा, आया वो सेंसिटिव है, कोलिस्टीन से आया वो है, पोलीमिक्सिन ई से, ये कोलिस्टीन को ही तो पोलीमिक्सिन ई कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह आया वो सेंसिटिव है सेफ्ट्रैक्सोन से, सिफाटैक्सिन से। तो ये जब कोई सेंसिटिविटी आएगी तो फिर हम टारगेटेड थेरेपी करेंगे बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन। याद रखें, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल देके मैं बताता हूँ कि प्रिवेंशन हमारे वार्ड्स में क्या होता है, पेशेंट्स जो एजुकेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से, अब फॉर एग्जांपल एक बर्न पेशेंट है,
बर्न पेशेंट है, बर्न छोटा पेशेंट है, ठीक है, वो फिर उसके साथ ही उसको हमने बिल्कुल आइसोलेट रखना होता है ना, ठीक है ना, बेड के ऊपर, ठीक है ना, बेड के ऊपर बर्न पेशेंट, नीचे चादर, ऊपर चादर, साफ़। लेकिन हमारे इधर क्या माएँ क्या करती हैं, माएँ बच्चे के साथ खुद भी बैठ जाती हैं, गंदे कपड़ों के साथ गोद में रखती हैं उनको दूध पिलाने के लिए या कोई भी करने के लिए। तो ये प्रिवेंशन नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इन अटेंडेंट्स को दूर रखना होगा बर्न के पेशेंट्स के ऐसे, ठीक है, अदरवाइज़ तो इन्फेक्शन फैल ही जाएगा। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसी तरह फिर एंटी टेटनस प्रोफाइलैक्सिस भी हम पेशेंट्स को देते होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास एडिशनल मेजर्स हैं 9 नंबर पे, नर्सिंग केयर, ठीक है ना, इसी तरह फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। 10 नंबर पे हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ कर्लिंग अल्सर एंड गैस्ट्रिक इरोजन्स, ठीक है ना। ये जो हेडिंग है कर्लिंग अल्सर एंड गैस्ट्रिक, याद रखें, गैस्ट्रिक इरोजन डिफरेंट है, कर्लिंग अल्सर डिफरेंट है। गैस्ट्रिक इरोजन गैस्ट्रिक एरिया में होता है, कर्लिंग अल्सर ड्यूडेनल एरिया में होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये हेडिंग ही आपको बताती है कि बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स। तो कर्लिंग्स जो है इज़ नॉट इन गैस्ट्रिक एरिया, ठीक है। सो कर्लिंग इज़ ड्यूडिनल अल्सरेशन, ठीक है, याद रखो कर्लिंग अल्सर ड्यूडिनम में होता है। इसके लिए हम क्या देंगे, H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो मेरी चैनल में पड़ी हुई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के नाम से, ठीक है। तो ये 10 की 10 जो है पॉइंट्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ द बर्न पेशेंट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये देखिए।